नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मसूरी गोलीकांड की 31वीं भारती पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलाघर पहुंचकर राज्य निर्माण में अपनी जान गंवाने वाले 6 आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारी बारिश के बावजूद भी शहीद स्थल झूलाघर पर सैकड़ों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। सुबह सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य आंदोलनकारी के शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उत्तराखंड राज्य में अहम योगदान देने वाले हुकम सिंह पवार और आंदोलन में घायल राजेंद्र पवार की माताजी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन में मसूरी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी याद करते हैं, जिन्होंने राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि शहीद स्थल को शहीदों के सपनों के अनुरूप बनाया जाएगा। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज इन शहीदों की बदौलत ही हम विधायक और मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को कहा गया, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। मैं मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी उत्तराखंड राज्य की ओर से हम सब उनका स्मरण करते हैं। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं, जिनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। अटल जी का भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को संवारने का काम हो रहा है। हम इस दिन ये संकल्प लेते हैं, दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि हमारे राज्य के बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमको उत्तराखंड राज्य के निर्माण का एक हमारा जो स्वप्न था वो पूरा किया। उनके सपनों के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि जो उनकी अपेक्षाएं थी कि एक अच्छा उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड और ऐसा उत्तराखंड जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य के रूप में जिसकी गिनती हो, आदर्श राज्य के रूप में गिनती हो, उसके निर्माण के लिए हम विकल्प रहित जो हमारा संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इन आंदोलनकारी शहीदों के बलिदान के बाद हमें प्राप्त हुआ है। आज उसकी 31वीं जयंती है। अगर आज हम मंत्री विधायक हैं तो इनकी वजह से हुए। आज उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर कुछ मांगे यहाँ की क्षेत्रीय है। यहाँ पर एक संग्रहालय की बात की है, पूर्व में भी की थी, लेकिन जब बनाने यहाँ पर आए तो यहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया था। यहाँ के लोगों से बातचीत करके उसका हल निकाला जाएगा। और कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण मांगे जो यहाँ के विकास की थी वो हमने सीएम साहब के सामने रखी है, और उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उनके मैं आभार व्यक्त। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने निजी कंपनी द्वारा जारी महिला सुरक्षा की एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स नारी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया कि इस रिपोर्ट का महिला आयोग से कोई संबंध नहीं है और न ही आयोग किसी निजी सर्वे का समर्थन करता है। दिल्ली में 28 अगस्त को आयोजित नारी 2025 कार्यक्रम में पीवैल्यू एनालिस्ट के सर्वे पर आधारित पुस्तक नारी 2025 प्रकाशित की गई, जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया। इस पर कंडवाल ने कहा कि सिर्फ 12,770 महिलाओं से 31 शहरों में कराए गए सर्वे के आधार पर निष्कर्ष निकालना भ्रामक है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बेहद संवेदनशील है और देहरादून की छवि को धूमिल करने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है, और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय राहटकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम लिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है।
और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी और क्योंकि उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कि उनके पास इस तरह का सर्वे उनके पास रहा है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट अवश्य हम लोग लेंगे। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से अगर हमें सूचना मिलती है तो मैं स्वतः संज्ञान लेकर और संबंधित जो भी जिला है उस जिले के एसएसपी या संबंधित विभाग से जानकारी लेती हूँ और स्वयं उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी भी महिलाओं के मामले में हमेशा संवेदनशील रहे हैं। किसी तरह से महिलाओं के साथ कोई भी असुरक्षा की भावना नहीं है। महिलाएं यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर किसी भी महिला की जानकारी हमें मिलती है, किसी भी माध्यम से अगर मिलती है तो तुरंत हम उसमें तुरंत जांच करके और अगर उसे जो भी दोषी है या जो भी उस किसी तरह से उस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या किसी तरह, तो हम उसे कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए इसमें उत्तराखंड सरकार का भी वही रोल रहता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी उस महिला के साथ खड़ी हो जाती है और भी दोषी होता है उसे कठोर सजा दिलाने के लिए हमेशा महिला के साथ खड़ी हो जाती है। कुछ दिनों से भाजपा के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से सामने आ रही है, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ किया कि इस संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक और दायित्वधारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष से और सरकार से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करें। सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में इस तरह के बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं और इस पर पार्टी बहुत सख्त रुख अपनाएगी। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुशासन के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त एक प्रकार से सख्ती से लेगी और इस प्रकार की अनुमति हम किसी को दे नहीं सकते। अभी है एक शुरुआत किया, अपने अरविंद पांडे जी आए थे, विसंदा से मेरी कल ही बात हुई है, बाकी इस प्रकार का विषय कैसे निकल गया हम सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे आह्वान करेंगे, सबसे मैंने कहा भी है, कोई बात होती है वो सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर बोले, इधर उधर बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मणिकर्णिका टैगोर ने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब जिला अध्यक्षों का चयन केवल बड़े नेताओं की सिफारिश पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की राय से होगा। टैगोर ने बताया कि वे देहरादून जिले में 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य आम कार्यकर्ताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देना और कांग्रेस को चुनावों के लिए मजबूत बनाना है। संगठन का साल बनाया गया और अहमदाबाद में अहमदाबाद कांग्रेस हुआ है और उसके बाद से ये पूरी साल पे कांग्रेस का पूरी संगठन का दुरुस्त करने के लिए बड़ा चेंजेस लेके आई है कांग्रेस पार्टी और कारगे साहब और राहुल गांधी जी का ये विजन है। कांग्रेस का कार्यकर्ता से पूछ के, कांग्रेस का नेता, जिला लेवल का लीडर से बात करके हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का नया रूप देने के लिए एक न्यू डायरेक्शन है, एक न्यू विजन है और नया आवाज़ है और कम से कम 1000 कांग्रेस का कार्यकर्ता से अगला 15 दिन से मैं अकेले बात करने वाला हूँ और उनसे यही बात करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि मीन्स उनका मन में क्या है, कांग्रेस का कैसे मजबूत करें, कौन इस जिला में कांग्रेस का आगे लेके जाके सारे लोगों का लेके देहरादून सिटी में कांग्रेस का कौन मजबूत कर सकता है, ये कोशिश है। और इसमें सारे स्टेट लीडर से उससे बात में दिल्ली में बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस वर्कर्स से बात करने के लिए मेरे जैसे 40 का ऊपर नेता 40 जिलों में आज से
सारे काम स्टार्ट करेंगे। हमारा यही काम है, कांग्रेस का कार्यकर्ता से बात करने का, कांग्रेस का मिड लेवल लीडर से बात करने का। राहुल गांधी जी का और खारगे साहब का ये सोच है। कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता का पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक आम कार्यकर्ता और आम जनता का आवाज का ऊपर लेके जाने वाला पार्टी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पचवादून के पर्यवेक्षक BN संदीप 3 से 8 सितंबर तक चक्राता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर और मसूरी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही लंबे समय से खाली चल रहे पचवादून जिलाध्यक्ष के पद पर रायशुमारी भी की जाएगी। संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय नेतृत्व में प्रभारियों की नियुक्ति की है। हमारे पचवादून जिले के प्रभारी आदरणीय BM संदीप जी भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। वो जो संगठन में हमारी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है उसको एकजुट होने का संदेश कांग्रेस पार्टी देने जा रही है, जिसके तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए, जो नए जिलाध्यक्ष हैं उनकी दुरुस्ती के लिए सब जगह नए जिलाध्यक्ष, हमारे 26 संगठन जिले हैं उत्तराखंड में, उसके नए जिलाध्यक्ष की रायशुमारी के लिए कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व में प्रभारियों की नियुक्ति की है। धामी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही अग्निवीर आरक्षण नियमावली भी अधिसूचित की गई है। इस फैसले से अब सेना से रिटायर होकर आने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में रोजगार मिलेगा और उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि केंद्र की योजना पर राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। धामी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि अग्निवीरों को सम्मान और सेवायोजन दोनों मिल सकें। देखिए, अग्निवीर योजना जो हमारी केंद्र की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इसमें एक विस्तार दिया गया है केंद्र की तरफ से, अगर मैं बात करूं तो केंद्र में भी अगर वो बच्चे जब 4 साल के बाद वहां से आएंगे तो वहीं कहीं ना कहीं 60% उनको वहीं रखने का काम होगा, उनको सेवा विस्तार मिलेगा। और अब राज्य की सरकार, हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो अग्निवीर से रिटायर होकर के 4 साल के बाद वहां से आएंगे, क्योंकि किसी को भी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की जो हमारी लोकल बॉडीज की वैकेंसियां होगी उसमें उनको कहीं ना कहीं रखा जाएगा। जितनी भी हमारी वर्दीधारी जो हमारी वैकेंसियां होंगी, जो आपकी जो है सुरक्षा की दृष्टि से जितनी भी हमारी वैकेंसियां होंगी उनमें उन लोगों को रखा जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक ये ऐतिहासिक फैसला पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है और समय समय पर युवाओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अग्निवीर योजना हमारे देश की एक जो है युवाओं को बढ़ाने के लिए वो योजना है। इसीलिए राज्य में भी ऐसा फैसला लिया गया कि पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं को आगे बढ़ाकर और अग्निवीर को प्राथमिकता देकर के जो लोग वहां से आएंगे उन नौकरियों में उनको कहीं ना कहीं आरक्षण देने का। देहरादून के विकासनगर डाकपत्तर बैराज के कपाट खोल दिए गए हैं। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से गंगा, यमुना समेत तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने साफ कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क अवरोध और नदी नालों के उफान का खतरा है, जबकि मैदानी इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। प्रशासन की अपील है कि लोग बिना आवश्यकता घरों से बाहर ना निकलें और नदी नालों के किनारे जाने से बचें। नैनीताल जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बरसात के चलते पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोल मार्ग के समीप भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही NHAI की टीम मौके पर पहुंची और JCB मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। विभाग का कहना है कि मार्ग को जल्द खोलकर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां एक ओर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो
वहीं ज़रूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे में 2 गांव के समीप बड़ा हादसा होने से उस समय टल गया, जब अचानक पहाड़ से भारी भरकम बोल्डर एक चलती हुई कार के आगे आ गिरा। गनीमत ये रही कि बोल्डर कार के बोनट से टकराया, जिसके चलते बड़ी जनहानि होने से टल गई। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे भारी बारिश के दौरान पहाड़ी मार्गों पर सफ़र करने से बचें। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जनपद में कल से लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका प्रभाव यह है कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। हमारे सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लाइन डिपार्टमेंट के सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के लोग और हमारा पूरा पुलिस का तंत्र सक्रिय है। हमारी जो है टीमें सड़कों पे हैं, मैदान में हैं। लेकिन हमारा जो है जनता से आह्वान है कि इस विपदा की स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में ये जो प्रकृति का स्वरूप है, उससे उसका सामना करने के लिए सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे जनपद में 23 मार्ग इस समय बंद हैं, जिसमें एक एनएच जो है हमारा लगातार खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये जो अल्मोड़ा को जानता है एनएच, वो फ्राग पॉइंट पर अभी बंद हुआ था, जिसको हमने खोल लिया है। 4 राज्य मार्ग जो है वो बंद हैं। वो 4 राजमार्गों का नाम है रामनगर भंडारपानी, गरजिया गुप्ती, धार बेताल घाट, हैड़ा खान सिमलिया, हल्द्वानी चोरगलिया। जिसमें से हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग जो है उसमें कोई मलबा नहीं है, लेकिन शेर नाले पे बहुत ज्यादा पानी आने के नाते वो बंद है। सभी प्रमुख जो नाले हैं, चाहे देवखड़ी है, सूर्या है, धनगढ़ी है, पनोद है और सूखी नदी, इस सब में पानी चल रहा है। कोई भी जलधारा जो आपको दिखती है वो कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें पानी नहीं चल रहा है। पूरा काठगोदाम से लेकर के नैनीताल तक रास्ते में कम से कम 200 जगहों पर जो है पहाड़ से ऊपर से पानी आ रहा है। हर पानी जो है बहुत ज्यादा गाद मलबा लेके आ रहा है। जगह जगह जो है पत्थर आ रहे हैं, पत्थर गोली के तरीके से आ रहे हैं, बहुत खतरनाक हो रहे हैं। साथ ही जो है पेड़ भी आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर एक गाड़ी के ऊपर गिरा, जो कि कुछ हमारे सरकारी अधिकारी हरिद्वार से नैनीताल के लिए आ रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय में उनका कार्य था, वो ईश्वर की कृपा से बच गए हैं। मेरा लोगों से यह कहना है, बार बार अनुरोध करना है कि हमारी आपदा टीम सक्रिय है, हम सड़कों पे हैं, हमारी जेसीबी सक्रिय है, हम रोडों को खोल रहे हैं, लेकिन बहुत आवश्यक नहीं है, अपरिहार्य नहीं है तो घरों से मत निकलिए। अपने को घरों में रखिए, अपने परिवार के लिए अपने को सुरक्षित रखिए। आपका सुरक्षित रहना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो है जितने भी हमारे सरकारी तंत्र के लोग हैं, यद्यपि कि वो लगे हुए हैं, फिर भी मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस समय आप भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान की भूमिका में हैं। किसी भी व्यक्ति को जो आपदा विपदा में है, उसको जो है सक्रियता के साथ उसका सहयोग करें। साइबर अपराधियों ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का फेक वीडियो बनाकर 65 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। देहरादून निवासी एक शख्स इस ठगी का शिकार हुआ, जिसने निवेश के नाम पर आरोपियों को रकम ट्रांसफर कर दी। शिकायत दर्ज होने के बाद देहरादून पुलिस की एसटीएफ ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने गूगल और फेसबुक के जरिए एक फर्जी लिंक पर निवेश किया था, जहां मंत्री का फर्जी वीडियो दिखाकर उसे झांसा दिया गया। 7 से 29 मई के बीच ठगों ने 65 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस का कहना है कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध लिंक या वीडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, विगत में ये डीप फेक वीडियोस, जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उसमें जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत संभावना होती है फ्रॉड होने की, और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए अगर कोई स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार के डीप फेक वीडियोस प्रचलित हैं, इसको हटाने की कार्रवाई लगातार की जाती है। ये फिर से डाल दिए जाते हैं और उनको लगातार हम लोग I4C के माध्यम से रिमूव कराते रहते हैं।
देहरादून पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र में सेक्स रैकेट का बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरपुर की सोनिया बस्ती में किराए के मकान पर छापेमारी की, जहां से 3 पुरुष और 2 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया। मौके से नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस मकान को राजकुमार नामक व्यक्ति ने किराए पर लिया था, जो इस रैकेट का मुख्य सरगना है और फिलहाल फरार है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश कर रही है। राजकुमार पहले भी इसी धंधे में जेल जा चुका है। सितंबर को ASTU देहरादून तथा विकासनगर की पुलिस टीम द्वारा हरवटपुर सोनिया बस्ती में एक देह व्यापार संबंधी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो जयनारायण उत्तरकाशी का रहने वाला है तथा 2 अन्य महिलाएं, जिनमें से एक महिला उत्तर प्रदेश तथा एक हरियाणा की रहने वाली है, को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ उस समय 2 ग्राहक भी थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें मूल जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त राजकुमार, वो वहां पे उस समय पाया नहीं गया, उसकी तलाश जारी है और आज इन सभी गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य अभियुक्त के ऊपर पहले भी कोई मामला सर इस तरीके का? हाँ जी, ये जो राजकुमार है मूल रूप से ये बिहार का रहने वाला है। इसके खिलाफ पूर्व में भी एक अभियोग पंजीकृत है। हमारे द्वारा इसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। सर, कुछ मौके से बरामद भी? मौके से कुछ नकदी बरामद हुई है और कुछ उससे संबंधित सामग्रियां आदि प्राप्त हुई। हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक में मंगलवार को PRD जवानों ने अपने अधिकारियों गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। जवानों का कहना है कि BO और DO की हठधर्मी के चलते उनकी ड्यूटी 30 से 40 किलोमीटर दूर लगाई जा रही है, जबकि उन्हें मात्र 650 रुपये सैलरी मिलती है, जिसमें लंबी दूरी तय करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जवानों ने यह भी आरोप लगाया कि जानबूझकर नारसन के रहने वालों की ड्यूटी हरिद्वार और हरिद्वार के जवानों की ड्यूटी नारसन में लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया है। ड्यूटी जो लगाई गई है अब की बार, पहले तो कंटिन्यू ड्यूटी नहीं है हमारी बेल्ट वालों की। आपके संज्ञान में मैं ये भी डाल दूँ और सरकार तक भी मैं अपना जो हमारे हैं उन तक भेज दूँ कि हम लोग बहुत शोषण किया जा रहा है। शोषण ये है कि कानपुर का तो मंगलोर आ जाएगा, मंगलोर वाला हरिद्वार राय वाला चला जाएगा, मतलब आने जाने में घूमते रहो। पिछली बार 6 महीने का बजट आया था 4 धाम का, 2-2.5 महीने पर ड्यूटी हटा दी गई, बोला गया बजट नहीं है। इधर उधर भाग दौड़ करी PC ने, लड़कों ने, बजट आया तो अब उनका ये किया कि उधर का उधर और उधर का उधर, और ज़बरदस्ती दबाव बना रहे, नहीं करना तो पड़ेगा। जो 400 लड़के अभी घुसाए हैं हाई कोर्ट के आदेश की रोक के बाद, वो कहाँ से आए, उनको कहाँ से बजट मिल रहा है? कंटिन्यू ड्यूटी लगी हुई है कई सालों से, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। कि जब से नया BO आया है हमारे यहाँ ब्लॉक में, इसने तो बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला दिया ब्लॉक में। तो ही हमारे लड़के सब परेशान हो, सब किसी की ड्यूटी अगर हम रुड़की के, हमारी ड्यूटी हरिद्वार तो परली तरफ लगाई जा रही, और अगर हरिद्वार से परे के उनकी ड्यूटी यहाँ मंगलोर लगाई जा रही, क्योंकि हम कुल 650 रुपये मिलते हैं, ताकि वे तेल में और खर्चे में ही खर्च हो जा, बच्चे हमारे भूखमरी की तरफ चले जाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि DO और BO ये सब तीनों चारों ब्लॉकों के भ्रष्ट हैं। इन्होंने बार बार हमारे पे डिमांड करते हैं कि आप हमें पैसा दो, हम तो सही लगा देंगे ड्यूटी को। हम कहाँ तो देंगे पैसा जब हमारा ही नहीं पूरा पट रहा। हम बच्चे नहीं पढ़ा सकते, फीस नहीं जमा कर सकते, क्योंकि 650 में। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।